नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसे सोर्स मटेरियल का गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम और उसके सबसे बड़े नेताओं के बारे में कुछ बेहद चौंकाने वाले और सच कहूं तो बिल्कुल नए दावे पेश करता है। ये मटेरियल उन सारी बातों को सीधी चुनौती देता है जो शायद अब तक मुख्य धारा के इतिहास में पढ़ाई जाती रही हैं। तो आइए इस सोर्स को बिना किसी पक्षपात के समझने की कोशिश करते हैं। इस सोर्स में दिए गए इन कंट्रोवर्शियल दावों को समझने के लिए हमारी ये चर्चा 6 अलग-अलग हिस्सों में बंटी है। शुरुआत करेंगे कांग्रेस की उत्पत्ति से, फिर गांधी जी की लेगेसी का पुनर्मूल्यांकन, नेहरू जी पर की गई आलोचना, बोस और आईएनए का असली रोल, 1962 का चीन युद्ध और आखिर में आज़ादी के तुरंत बाद के सच पर गौर करेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए सबसे पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। कांग्रेस का जन्म, द प्रेशर कुकर वाल्व। सोर्स के मुताबिक इंडियन नेशनल कांग्रेस आज़ादी की किसी स्वाभाविक इच्छा से पैदा नहीं हुई थी। यहाँ एक प्रेशर कुकर वाल्व थ्योरी का जिक्र मिलता है। दावा है कि एओ ह्यूम नाम के एक बेहद सख्त ब्रिटिश टैक्स कलेक्टर ने कांग्रेस की स्थापना सिर्फ इसलिए की थी ताकि भारतीयों के गुस्से और जज्बात को एक प्रेशर कुकर के वाल्व की तरह सुरक्षित रूप से बाहर निकाला जा सके। इस सोर्स के अनुसार अंग्रेज इसका इस्तेमाल भारतीय नेताओं पर गुप्त रूप से नजर रखने के लिए करते थे और इसे एक लेजिटिमेट रूप देने के लिए एनी बेसेंट जैसी यूरोपियन को अध्यक्ष पद पर बिठा दिया गया। काफी अलग नजरिया है ना। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, जहां बात होती है गांधी जी की लेगेसी की। क्या वो एक मैन्युफैक्चर्ड महात्मा थे? सोर्स एक बड़ा सवाल उठाता है, आखिर गांधी जी महात्मा बने कैसे? इस इंटरव्यू में इस बात को पूरी तरह से खारिज किया गया है कि उनका सम्मान किसी ऑर्गेनिक या स्वाभाविक प्रक्रिया का नतीजा था। ये बेहद दिलचस्प सवाल पूछा गया है कि सच में उन्हें महात्मा की उपाधि किसने दी थी और इसके पीछे आखिर क्या मकसद रहा होगा। इस मटेरियल द्वारा पेश किए गए टाइमलाइन पर अगर नजर डालें तो एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर बनती दिखती है। 1899 में बोयर वॉर के दौरान ब्रिटिश सेना के लिए काम करने से लेकर 1915 में वर्ल्ड वॉर 1 के लिए भर्तियों की भर्ती करवाने के मकसद से भारत लाए जाने तक की बातें इसमें शामिल हैं। यहाँ तक दावा किया गया है कि उन्होंने डोमिनियन स्टेटस की मुख्य मांग को खिलाफत मूवमेंट की तरफ मोड़ दिया था। और हाँ, सबसे बड़ा दावा तो ये है कि 1939 में एक ब्रिटिश गज़ट ने मीडिया के लिए उनके नाम के आगे महात्मा लगाना अनिवार्य यानी मैंडेट कर दिया था। गांधी जी के दर्शन की आलोचना करते हुए इस मटेरियल में मोपला दंगों के दौरान उनकी एक कथित सलाह का हवाला दिया गया है। कोट कुछ इस तरह है कि हिंदुओं को स्वेच्छा से जाकर मर जाना चाहिए क्योंकि किसी बिंदु पर हत्यारों को शर्म आएगी और वे रुक जाएंगे। सोर्स इस कथन को उनकी वर्ल्ड व्यू यानी दुनिया को देखने के नजरिए की एक बहुत बड़ी त्रुटि के रूप में पेश करता है। तीसरे हिस्से में फोकस शिफ्ट होता है जवाहरलाल नेहरू की आलोचना पर। इसे नाम दिया गया है द अनवोटेड प्राइम मिनिस्टर यानी बिना वोट के प्रधानमंत्री। 1049 दिन। देखिए, मुख्यधारा का इतिहास हमेशा यही बताता है कि नेहरू जी ने आज़ादी के लिए लंबा संघर्ष किया और इन 1049 दिनों तक जेल की कड़ी सजा काटी। लेकिन यहाँ सोर्स का दावा एकदम उल्टा है। इनका मानना है कि नेहरू जी ने ये वक्त किसी आम जेल में नहीं बल्कि एक आरामदायक गेस्ट हाउस जैसी जगह पर बिताया था, जहाँ उनके पास रेडियो, न्यूज़पेपर्स और यहाँ तक कि एक पर्सनल रसोइया भी था। चलिए अब 1946 के कैबिनेट काउंसिल इलेक्शंस के आंकड़ों पर ध्यान देते हैं। सोर्स जोर देकर कहता है कि सरदार पटेल जी ने डेमोक्रेटिक तरीके से 12 वोट्स के साथ प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी जीती थी, जबकि जवाहरलाल नेहरू जी को 0 यानी 1 भी वोट नहीं मिला था। आगे दावा किया गया है कि गांधी जी के दबाव के कारण पटेल जी को अपने सारे 12 वोट्स नेहरू जी को सौंपने पड़े। ये स्टैटिस्टिक्स इस सोर्स के आर्ग्यूमेंट का एक बहुत बड़ा आधार हैं। बात सिर्फ नेतृत्व तक सीमित नहीं है। सोर्स उनके चरित्र पर भी काफी तीखी टिप्पणियां करता है, जैसे कि चीन के नेता जाओ एनलाई द्वारा उन्हें अहंकारी और मूर्ख कहा जाना और भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी के अंतिम संस्कार में शामिल होने से कथित इनकार। इसके अलावा एडविना माउंटबैटन के साथ कथित संबंधों का जिक्र है और आज़ादी के बाद भी लॉर्ड माउंटबैटन को गवर्नर जनरल बनाए रखना। सोर्स के नजरिए में ये बातें उनकी कूटनीतिक चूक और आपस में सम्मान की कमी को दर्शाती हैं। चौथे हिस्से की ओर बढ़ते हैं बोस और आईएनए। क्या सच में वही देश के असली पहले प्रधानमंत्री थे? नेहरू जी की आलोचना के ठीक विपरीत इस इंटरव्यू में सुभाष चंद्र बोस को भारत का सच्चा और पहला नेता माना गया है।
अगर हम इस टेबल पर गौर करें तो 1943 की आज़ाद हिंद सरकार के बारे में कुछ ठोस फैक्ट्स दिए गए हैं। 50-60 हज़ार से ज़्यादा सैनिकों की अपनी फौज, अपनी खुद की करेंसी और बैंक, 8 अलग-अलग भाषाओं में न्यूज़पेपर्स और 9 से 11 देशों द्वारा ग्लोबल रिकॉग्निशन। सोर्स के मुताबिक एक आज़ाद और संप्रभु देश होने के ये सारे लक्षण 1947 से बहुत पहले ही तैयार थे। और कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। प्लेन क्रैश वाली आधिकारिक कहानी को भी इस मटेरियल में पूरे तरीके से एक कवर अप बताया गया है। दावा है कि बोस उस दुर्घटना में बच गए थे। उन्हें पहले साइबेरियन गुलाग भेजा गया और आखिर में वो गुमनामी बाबा का भेष बनाकर भारत लौट आए थे। एक और चौंकाने वाली बात ये कही गई है कि नेहरू जी की इंटेलिजेंस एजेंसीज उस वक्त लगातार उनकी निगरानी कर रही थीं। अब आते हैं 5वें हिस्से पर, 1962 का चीन युद्ध, जिसे यहाँ नाम दिया गया है टाइगर्स लेड बाय अ शीप। 1962 की उस लड़ाई में जो कुछ भी हुआ, उसकी पूरी नाकामी का जिम्मेदार सोर्स सीधे तौर पर नेहरू जी को ठहराता है। यहाँ कुछ ऐसे टैक्टिकल फैसलों का जिक्र है जो वाकई हैरान करते हैं, जैसे सैनिकों को गर्मियों के कपड़ों में ही 13,000 फीट की जमाने वाली ऊंचाई पर भेज देना, खाने और गोलियों की आपूर्ति का बिल्कुल ध्यान न रखना, यूएस एम्बेसडर के डर से अपनी ही एयरफोर्स का इस्तेमाल ना करना, और सबसे अजीब दावा ये कि असम के हवाई अड्डों पर खड़े अपने ही विमानों को जलाने का आदेश दे देना। सोर्स की नज़र में इस युद्ध में भारतीय सेना उन बाघों की तरह थी जिनका नेतृत्व कोई भेड़ कर रही हो। और अब आखिरी हिस्सा, आज़ादी के तुरंत बाद का सच और अंग्रेज़ों के भारत छोड़ने की असली वजह। 1947 का बिखरा हुआ नक्शा देखकर सोर्स बताता है कि उस वक्त हालात कितने अलग थे। देश का 1/3 हिस्सा पाकिस्तान बन चुका था, कश्मीर अभी भारत में शामिल नहीं था और जूनागढ़ तथा हैदराबाद स्वतंत्र थे। ट्रावनकोर का भी यही हाल था। सोर्स इस बात को हाईलाइट करता है कि नेहरू जी को जो देश मिला वो टुकड़ों में था और असल में सरदार पटेल और वीपी मेनन ही थे जिन्होंने इस टूटे हुए नक्शे को जोड़कर एक आज़ाद देश बनाया। इस पूरी चर्चा का शायद सबसे बड़ा और चौंकाने वाला हिस्सा ये स्लाइड है। यहाँ ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली के हवाले से एक कथित कोट दिया गया है। इस मटीरियल के अनुसार एटली ने खुद ये बात मानी थी कि अंग्रेज़ों ने भारत गांधी जी के अहिंसा आंदोलन की वजह से नहीं छोड़ा था, बल्कि इसकी असली वजह थी सुभाष चंद्र बोस की INA का दबाव और नेवल म्यूटिनी यानी नौसेना का विद्रोह। यही वो चीज़ें थी जिन्होंने आखिरकार जाने पर मजबूर किया। तो इन सब दावों को गहराई से देखने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल जहन में आता है। अगर मेन स्ट्रीम इतिहास में इन तमाम तथ्यों और दृष्टिकोणों को इतने लंबे वक्त तक दरकिनार किया गया है, तो सोचिए ऐसी और कितनी बातें होंगी जो आज भी अनकही रह गई हैं। क्या सच में हमारा इतिहास उन्हीं लोगों ने लिखा है जो जीत गए थे? ये एक ऐसी बात है जिस पर आगे और भी गहराई से विचार करने की ज़रूरत है।